मित्रों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर जो कि मेरे पास मेल के द्वारा पहुंचा है का जवाब लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही प्रिवलेंट है। समाज में काफी कुछ चल रहा है। इसमें क्वेश्चन यह पूछा गया कि भाइयों के नाम से ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या फिर भाइयों ने इनहेरिट किया है प्रॉपर्टी को, तो क्या उसे कोई एक भाई बेच सकता है? यह क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि भाइयों के द्वारा जो संयुक्त संपत्ति है उसे कोई एक भाई नहीं बेच सकता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी है। मैं जजमेंट पर भी आपको आऊंगा और यह जजमेंट है 2021 का, नवंबर 2021 का जजमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिविजनल बेंच के द्वारा पास किया गया है। इसमें ऑर्डर पास किया गया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो संयुक्त प्रॉपर्टी है और वहां पर वह कन्वेंस डीड कर देता है, किसी तरह से कन्वेंस डीड वह कर दिया एक भाई ने और उसका हिस्सा नहीं मिला है किसी भाई को, तो वह उसको उस रजिस्ट्री को, उस कन्वेंस डीड को रद्द कर दिया जाएगा। यह केवल कृष्णन वर्सेस राजेश कुमार का जो केस है, यह केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 22, 2021 को जजमेंट दिया था। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका ने इस पर अपना निर्णय दिया था। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जमीन से संबंधित। अब यहाँ पर मैं आता हूँ मूल प्रश्न पर कि क्या जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, क्या इनहेरिट प्रॉपर्टी है, इनहेरिट किया है किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को, तो उसे क्या एक भाई के द्वारा बेचा जा सकता है? तो उसे नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। और उसे बेचा जा सकता है तो उसका तरीका क्या है कि यदि सभी भाई मिलकर किसी एक भाई को पावर ऑफ अटर्नी दे दे तो, पावर ऑफ अटर्नी दे दे तो, पावर ऑफ अटर्नी दे दे। जैसे सपोज करिए कि 4 भाई हैं, उसमें 3 भाई बाहर रहता है और 3 भाइयों ने पावर ऑफ अटर्नी दे दी अपने किसी भाई को जो कि वहीं रहता था और उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को जो बेचा गया उसका शेयर नहीं दिया गया, तो पावर ऑफ अटर्नी तो वैलिड है, लेकिन शेयर नहीं दिया गया यदि प्रूफ हो जाता है तो वहां पर वह कन्वेंस डीड कैंसिल हो जाएगा और वह पावर ऑफ अटर्नी को भी वापस किया जा सकता है। दूसरा, यदि 2 भाइयों ने संपत्ति को परचेज किया, ज्वाइंटली परचेज किया है, तो वहां भी एक भाई यदि उसको पावर ऑफ अटर्नी दे दे, तब ऐसी स्थिति में वह बेच सकता है, लेकिन कंडीशन फिर वही है जो मैंने भी आपको पहले बतलाया। तो एक भाई बेच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे वहां पर पावर ऑफ अटर्नी लेनी होगी। और यदि मान लीजिए कोई भाई पावर ऑफ अटर्नी देने की स्थिति में नहीं है, जैसे सपोज करिए कि वह कहीं पर ऐसी जगह पर है जहां से वह नहीं आ सकता है, और तब ऐसी स्थिति में वह वहां से चिट्ठी भी लिखकर भेज दे, तब वह एनओसी नहीं बनेगा। एनओसी के लिए उसे बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा कि इस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी प्रॉपर्टी को वह बेच सकता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ जो केस लॉ है उस पर। यह केस क्या है जिस पर कि यह निर्णय आया है? यहाँ पर केवल कृष्णन और सुदर्शन कुमार नाम के 2 भाई हैं, ठीक है ना। जो केस हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ये 2 भाई हैं। सुदर्शन कुमार बड़ा भाई है जो कि मस्कट में रहता था और केवल कृष्णन छोटा भाई है जो कि इंडिया में रहता था। वहां पर इन दोनों भाइयों ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी परचेज करी इंडिया में और ये 2 डीड बनाए गए, 2 डीड इस पर बने। जो 2 प्रॉपर्टी परचेज की गई उस पर 2 डीड बने। बाद में जब सुदर्शन कुमार यहाँ पर आया, जो बड़ा भाई है, तो उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह उसे पावर ऑफ अटर्नी दे दे और उस प्रॉपर्टी को बेचेगा। वह एक अच्छा कस्टमर मिला हुआ है, उसको बेचेगा और बेचने के बाद दोनों भाई जो है वह पैसे को बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी में इस चीज को मेंशन नहीं किया गया था, जो बाद में केस हिस्ट्री में आया उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जो छोटा भाई केवल कृष्णन था, उसने बड़े भाई को पावर ऑफ अटर्नी दे दी। अब बड़े भाई ने क्या किया? बड़े भाई ने उस प्रॉपर्टी को अपने 2 नाबालिग बच्चों के नाम से, 2 नाबालिग बच्चों के नाम से वह प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी को लिख दिया और आधी प्रॉपर्टी जो थी वह अपने पत्नी के नाम से लिख दिया। आधी प्रॉपर्टी जो थी वह अपनी पत्नी के नाम से लिख दिया। देखिए यहाँ पर वो क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं पता। कोर्ट ने इस पर भी क्वेश्चन खड़ा किया था।
तो यहाँ जो प्रॉपर्टी परचेज की गई थी 1976 में दोनों भाइयों के नाम से, उसका पावर ऑफ अटर्नी 1980 में सुदर्शन कुमार को दिया गया और सुदर्शन प्रसाद ने वह प्रॉपर्टी को 1981 में अपने बच्चों के नाम से और अपनी पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिया, कन्वेंस डीड बना दिया, रजिस्ट्री कर दी और यह दिखलाया कि वह उन लोगों को बिक्री की गई है। ऐसे ट्रांसफर नहीं किया है, दिखलाया कि बिक्री की गई है और बिक्री का अमाउंट दिखाया गया कि 5500 रुपया बच्चों से लिया गया और पत्नी से 6875 रुपया लिया गया। 2 डीड बनाकर इन लोगों को दे दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यह प्रॉपर्टी बिकी, ठीक है ना, मैंने पत्नी के नाम से ट्रांसफर हुई, बच्चों के नाम से ट्रांसफर हुई, तो आधी प्रॉपर्टी जिस पर केवल कृष्णन का अधिकार था, जिस पर वह रहता था, उसको खाली कराने की बात आने लगी कि भाई यह प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है नहीं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो थी वह तो बिक चुकी, तुम्हारी नहीं है, तूने पावर ऑफ अटर्नी दिया था। तो अब क्योंकि यह एग्रीव था, यह व्यक्ति, उसे लगा कि मुझे तो ना पैसा मिला ना कुछ मिला, पावर ऑफ अटर्नी मैंने विश्वास पर दिया, तो उसने सिविल कोर्ट में केस फाइल कर दिया और केस फाइल कर उसने क्या डिमांड किया, उसका प्रेयर जो था वो था, पहला तो इंजंक्शन, ठीक है ना, रोक लगाई जाए कि वो जहां रहता है वह उसको खाली न कराया जाए, उस पर जो खाली कराने का की प्रक्रिया चल रही है उस पर रोक लगाया जाए, पहला। और दूसरा था कि जो प्रॉपर्टी को बेचा गया है, सूट प्रॉपर्टी को, उसको वापस दिलाया जाए, उस डीड को कैंसिल किया जाए। यहाँ पे 2 चीजों का डिमांड उसने किया, जबकि डिमांड उसको करना चाहिए था कि पावर ऑफ अटर्नी जो मैंने उनको दिया है और पावर ऑफ अटर्नी धोखे से उन्होंने करा लिया और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और प्रॉपर्टी दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, वो अकेले वह नहीं बेच सकते थे बिना मुझे पैसा दिए हुए, तो ये उसने बाद में उस चीज को किया। तो वहां पर उसे कोर्स ऑफ एक्शन यह होना चाहिए था कि पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल करने की बात करता है क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला था, तो ऐसे ही पावर ऑफ अटर्नी वैलिड नहीं होता। अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट था सुदर्शन कुमार और उनके जो बच्चे थे, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। यहाँ उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, कहा कि नहीं, यह तो मेरी परचेज की हुई प्रॉपर्टी थी, मैंने पैसा दिया था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये चीजें हो रही थी तब अमेंडमेंट सूट फाइल किया गया पिटिशनर की तरफ से, मतलब प्लेंटिफ की तरफ से, जो केवल कृष्णन है, कि पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल किया जाए और दूसरा चीज है कि जो उसको कंपनसेशन दिया जाए जो उसने वहां पर खर्च किया है, बोरिंग वगैरह का जो काम किया है। अब यहाँ पर इन्होंने कंटेस्ट किया सुदर्शन कुमार ने कि जिस समय प्रॉपर्टी परचेज की गई उसके पहले वह मस्कट में थे जहां से उन्होंने काफी पैसा कमाया था और पैसा उन्होंने वहां से ट्रांसफर किया था केवल कृष्णन के नाम से जमीन को परचेज करने के लिए। लेकिन केवल कृष्णन के द्वारा जो जमीन परचेज की गई उसमें उसने अपना नाम डलवा दिया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वह सोल प्रोप्राइटर है और जो केवल कृष्णन जो है वह बेनामीदार है। वह सोल प्रोप्राइटर है और केवल कृष्णन जो है वह बेनामीदार है, सुदर्शन कुमार ने यह कहा। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि सुदर्शन प्रसाद ने जो कंटेंशन दिया है वह कि उसने पैसा खुद भेजा था और उसी पैसे के आधार पर यह प्रॉपर्टी परचेज की गई। चूंकि पावर ऑफ अटर्नी भी इसने दे दिया है और सुदर्शन कुमार ने कहा कि एक चिट्ठी भी इसने दी थी जब वो मस्कट में था, जिसमें उसने यह कहा था कि प्रॉपर्टी जो है वो उसके सोल प्रोप्राइटर आप। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सुदर्शन प्रसाद को सोल प्रोप्राइटर मान लिया और डिक्री पास कर दी। तो जब ट्रायल कोर्ट में मामला खारिज हो गया जो इसने किया था प्लेंटिफ ने, केवल कृष्णन ने, तो वह चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहां पर उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब सिविल जज सीनियर डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में वह अपील उसने फाइल कर दी। तो जहां पर अपीलेट कोर्ट था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसने यह माना कि यह क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और सुदर्शन कुमार ने जो पैसा ट्रांसफर किया है तो पैसा ट्रांसफर किया उसका कोई सबूत उसने नहीं दिया और ज्वाइंट प्रॉपर्टी यह है, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि यह सोल प्रॉपर्टी है सुदर्शन कुमार की। इसके अलावा उसने यह कहा कि जो ट्रांजैक्शन किया गया है बच्चे और पत्नी के नाम से वो स्टैम ट्रांजैक्शन है, फर्जी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें पैसे का कहीं पर लेन देन हुआ ही नहीं है, कोई उसका सबूत नहीं है। और सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यह कहता है कि यदि किसी प्रॉपर्टी को
ऐसे ही बिना कंसिडरेशन अमाउंट के बेचा जाता है, तब वह सेल डीड जो है वह नल एंड वॉइड होती है। बिना कंसिडरेशन अमाउंट के किसी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है, और इसीलिए वो कोर्ट ट्रांजेक्शन का सबूत नहीं था, तो कोर्ट ने इसे माना कि स्टैम्प ट्रांजेक्शन है, और उसने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और साथ ही साथ वो बहाल कर दिया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। अब ऐसी स्थिति में सुदर्शन कुमार जो था और उसके बच्चे जो थे वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने थोड़ा मॉडिफाइड अपना जो डिसीजन था उसको दिया। उसने एक लोअर कोर्ट के डिसीजन को, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को उसने माना कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन का कोई सबूत नहीं है मस्कट से इंडिया में जो भाई को दिया गया, तो कोई सबूत नहीं है, तो यह माना उसने कि यह ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। लेकिन उसने यह भी माना क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी इसके भाई ने दे दिया है, तो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है, और पावर ऑफ अटर्नी चूंकि वैलिड है तो उसके आधार पर इसने जो सेल डीड बनाया बच्चों के नाम से और पत्नी के नाम से, वह भी वैलिड है। हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि चूंकि केवल कृष्णन को, जो कि प्लेंटिफ था लोअर कोर्ट में और यहाँ पर वह डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है हाई कोर्ट में, तो वहां पर उसने कहा कि चूंकि इसे पैसा नहीं मिला है, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन का सबूत नहीं है, तब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को उसका आधा पैसा, दोनों जो ट्रांजेक्शन दिखाया गया 5500 रुपया और 6900 कुछ रुपया जिसको भी दिखाया गया है, उसका आधा पैसा उसको मिलना चाहिए विथ 12% इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट उस डेट से जिस डेट में यह रजिस्ट्री हुई है उसके आधार पर उसने कहा। तो यह तो माना कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी को उसने सही माना, और पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर उसने वो जो ट्रांसफर था प्रॉपर्टी का, रजिस्ट्री जो थी, उसको सही माना। और ये प्रॉपर्टी अब किसकी हो गई? हाई कोर्ट के आदेशानुसार यह प्रॉपर्टी सुदर्शन कुमार की हो गई। इससे एग्रीड होकर जो केवल कृष्णन जो था वह सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो मस्कट से इंडिया में पैसे का जो ट्रांसफर दिखाया गया उसका कोई सबूत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया, इसीलिए उसको यह नहीं माना जा सकता है कि सोल प्रॉपर्टी है सुदर्शन कुमार की। ठीक है, सुदर्शन कुमार और उनके बच्चों के नाम से जो बाद में ट्रांसफर हुआ यह प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा, जो हाई कोर्ट ने कहा, और जो उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, लेकिन हाई कोर्ट ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था कि पावर ऑफ अटर्नी को वैलिड माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी वैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी वैलिड तब होता है जब ट्रांजेक्शन जो किया गया है, जो रजिस्ट्री की गई है, उसका पैसा उसको दिया जाता। तो चूंकि वह दिया गया ही नहीं पैसा, और कोर्ट के आदेश से वह देने की बात आ रही है, तो यह स्टैम्प ट्रांजेक्शन है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है। और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की चर्चा की, और ये कहा कि यदि कोई स्टैम्प ट्रांजेक्शन है, धोखा वाला ट्रांजेक्शन है, फर्जी ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांजेक्शन को वैलिड नहीं माना जा सकता। तो उसने पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल कर दिया, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो उसको अपहेल्ड कर दिया, और जो डीड बनाया गया था स्टैम्प ट्रांजेक्शन के द्वारा, फर्जी ट्रांजेक्शन के द्वारा, उसने उसे रद्द कर दिया। तो अब यह क्या हुआ? अब यह प्रॉपर्टी पुनः ज्वाइंट प्रॉपर्टी बन गई सुदर्शन कुमार के नाम से और केवल कृष्णन के नाम से। ठीक है, तो मित्रों, यदि कोई भाई आपसे धोखा कर आपकी जमीन रजिस्ट्री कर देता है, आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तब ऐसी स्थिति में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और आप इसमें रिलीफ भी ले सकते हैं। एक बात और मैं आपको बतला दूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो 4 पुश्तों तक, मतलब जो आप डाउनलाइन आइए 4 जनरेशन, तो 4 जनरेशन तक उसमें तो कोई भी व्यक्ति मालिक उसका नहीं होता है, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी ही रहती है जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। और 4 जनरेशन के बाद वह प्रॉपर्टी इंडिविजुअल रूप में ट्रांसफर हो सकता है, और इसीलिए 4 पुश्तों तक उसको कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं बेच सकता है। यदि उसका बंटवारा हो जाए, ठीक है ना, बंटवारा आपस में कर लिया जाए, तब ऐसी स्थिति में उसे बेचा जा सकता है, लेकिन कोई भी उसको ऐसे अकेले नहीं बेच सकता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप और थोड़ी क्लैरिटी भी मिली होगी इस मामले में। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।